हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस फुल लेक्चर सीरीज। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का क्लोजर प्रॉपर्टीज कि क्या है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो इसके पहले जब रेगुलर ग्रामर में बता रहा था तो वहां पे मैं बता चुका था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी सेट का क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि उस सेट के दो आप एलिमेंट्स लीजिए और उस पर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करिए, तो जो रिजल्ट आएगा उन दोनों एलिमेंट्स के उस ऑपरेशन के परफॉर्म करने का, तो वो रिजल्ट भी उसी सेट में एग्जिस्ट करता है। तब हम लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है इसी सेट पे क्लोज्ड है। ये सारा हम रेगुलर जब लैंग्वेजेस पढ़ा रहे थे, रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेजेस की क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वहां पे हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आइए हम लोग, कई सारी हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लोजर प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड under the following operations। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो हैं फॉलोइंग ऑपरेशंस में क्लोज्ड है। नंबर वन, जो सबसे पहला है यूनियन। कहने का मतलब ये है कि अगर दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हैं L1 और L2 और इन दोनों का हम यूनियन ले लें, तो जो लैंग्वेज बनेगी L3, दिस विल ऑल्सो अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। L3 विल ऑल्सो अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज अगर L1 L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं तो। सिमिलरली कॉनकैटिनेशन, दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हैं L1 और L2 और इन दोनों का अगर हम कॉनकैटिनेशन लें तो ये जो L3 लैंग्वेज होगी ये भी क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लोजर की, क्लोजर स्टार क्लोजर या पॉजिटिव क्लोजर, तो ये भी क्लोज्ड होता है। जैसे अगर कोई लैंग्वेज है L1 और हमने, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और हमने इस L1 का स्टार क्लोजर या पॉजिटिव क्लोजर कुछ भी ले लिया, तो जो रिजल्टिंग लैंग्वेज बनेगी L2 ये भी क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी। इसी तरीके से होमोमॉर्फिज्म, अगर होमोमॉर्फिक प्रॉपर्टी से जुड़ी हैं दो लैंग्वेजेज और दोनों क्लोजर हैं, दोनों कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं, तो उनका जो रिजल्टिंग लैंग्वेज होगी वो भी कैसी होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ही होगी। ठीक है, रिवर्सल्स, अगर एक कोई लैंग्वेज है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, सपोज करिए L1, और हमने इसका रिवर्स निकाल लिया L1R, यानी कि इसके हर स्ट्रिंग का जो L1R है ये इसके हर स्ट्रिंग के रिवर्स स्ट्रिंग को कंटेन करती है। तो अगर L1 कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो ये लैंग्वेज भी कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी। ठीक है, तो ये तो हो गए बात प्रॉपर्टीज की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को के अंडर में क्लोज्ड है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो ये हम किस ग्राउंड पे कह रहे हैं, क्या इसका कोई फॉर्मल प्रूफ है या ऐसा कोई मेथड है जिसके बेसिस पे हमने ये कंक्लूड किया है? तो हम इन सब का, इन सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि
हम इसमें से एक प्रॉपर्टीज का प्रूफ कर लेते हैं और उसी की बेसिस पे आप लोग बाकी सारे का प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम सपोज करिए पहले का प्रूफ करना चाह रहे हैं, पहले वाले का, जैसे ये कहा जा रहा है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज आर क्लोज्ड अंडर यूनियन ऑपरेशन में ये क्लोज्ड है। इसका क्या मीनिंग है अभी मैंने बताया ही, जैसे मतलब ये है कि इफ L1 एंड L2 आर टू context free languages then L1 union L2 or L2 union L1 is also a context free language। इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग? प्रूफ हम लोग इसका ग्रामर की हेल्प से करते हैं। लेट हम लोग सपोज कर लें, लेट G1 इक्वल्स टू V1 सिग्मा S1 P1 and G2 equals to V2 sigma S2 P2 are any two context free grammars जो L1 और L2 को जनरेट करती हैं, ठीक है। देन कंस्ट्रक्ट अ CFG, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाइए G3 इक्वल्स टू, G3 में सारे सिंबल्स हम V1 के ले लें, सारे सिंबल्स हम V2 के ले लें और एक नया सिंबल, इसका स्टार्टिंग सिंबल जो होगा वो S3 बना लें हम। सिग्मा तो वही रहेगा, इसका स्टार्टिंग सिंबल S3 हो जाएगा और इसके जो प्रोडक्शन रूल्स का सेट है वो P3 हो जाएगा। वेयर जो ये S3 है ये पहले से ही V1 और V2 में नहीं होना चाहिए। S3 डज नॉट बिलोंग्स टू V1 यूनियन V2। सिमिलरली P3 जो होगा सारे प्रोडक्शन P1 के यूनियन सारे प्रोडक्शन P2 के, और उसके साथ एक एडिशनल हम रख लेंगे S3 डिराइव करे कहाँ पे, या तो S1 पे लेके जाए या तो S2 पे लेके जाए। भाई देखिए दो लैंग्वेजेज हैं, दोनों का यूनियन हम ले रहे हैं, एक नया स्टार्टिंग, दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो एक नया स्टार्टिंग स्टेट बना लिए S3। तो अब S3 से यूनियन का मतलब है कि जो S1 में भी था और जो S2 में भी था, तो जो S1 में था उस जो G1 ग्रामर में थी उसको जनरेट करने के लिए कहाँ हमें जाना पड़ेगा, S3 से S1 पे, और जो G2 ग्रामर में थी उसको जनरेट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, S3 से S2 पे। इस तरीके से हमने बना लिया। अब देखिए कि P1 और जो G1 ग्रामर है ये पहले से कॉन्टेक्स्ट फ्री थी, G2 ग्रामर पहले से कॉन्टेक्स्ट फ्री थी, तो P1 के सारे प्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट फ्री होंगे, P2 के सारे प्रोडक्शन भी कॉन्टेक्स्ट फ्री होंगे। तो ये G3 है ये भी कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी क्योंकि हमने P3 में केवल यही एक एडिशनल प्रोडक्शन ऐड किया और ये अपने आप में कॉन्टेक्स्ट फ्री है। S3 का ना तो लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट है और ना ही राइट कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये G3 ग्रामर बनी है दिस विल बी आल्सो अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सिंस P1 and P2 are context free grammars and S3
derives S1 S2 is also in CFG. Therefore G3 is also a context free grammar. ये तो समझ में आ गया, G3 ऑल्सो अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। बस अब हमें ये शो कर देना है, कि L G3 जो है, जो ये दोनों के कंबाइन की लैंग्वेज है, वो L G1 यूनियन L G2 के इक्वल है। बस अब हमें इतना शो कर देना है। तो जानते ही हैं आप लोग कि लैंग्वेज एक सेट होती है, तो ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, यानी दो सेट्स का यूनियन शो करना है तीसरे सेट को, यानी कि इक्वालिटी शो करनी है यहाँ पे, ये सेट और ये सेट इक्वल है। तो इक्वालिटी कैसे शो होती है ये आपको अच्छे से पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इक्वालिटी, दो सेट्स की इक्वालिटी शो करने के लिए हमें पहले को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट शो करना पड़ता है। यानी हमें शो करना पड़ेगा कि LG3 जो है ये सबसेट है LG1 यूनियन LG2 का, और ये जो LG1 यूनियन LG2 है ये सबसेट है किसका, LG3 का। हमें ये शो करना पड़ेगा, अगर हमें ये शो करना है कि दोनों सेट्स इक्वल हैं तो हम लोग पहले ये शो करते हैं। L ये वाला पहला वाला, इसको सपोज करिए हम बोल देते हैं 1 और इसको बोल देते हैं 2। तो लेट हम लोग मान लेते हैं पहला वाला ये शो कर रहे हैं हम, ये लेट W एक हम लोग वर्ड ले लेते हैं जो कहाँ पे है LG3 में। अब यही W अगर इस यूनियन में मिलने लगेगा तो यही सी बात है कि ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर W किसी LG3 में होगा तो इसका मतलब ये है कि जो इस ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल होगा यही 0 या मोर स्टेप में इस W को जनरेट कर रहा होगा, इसका यही मीनिंग है। बट ये कैसे जनरेट करेगा, S3 जो है ये कैसे वर्ड्स को जनरेट करेगा, बट आइदर S3 जो है, देखिए दिया हुआ है S3 या तो S1 को डिराइव करता है या तो S2 को, यानी कि S3 जिसको डिराइव करेगा वो या तो S1 से डिराइव होगा या तो S2 से डिराइव होगा। बस S3 डिराइव्स S1 and this will derive W with the help of G1, or S3 derives S2 and this will derive with the help of G2 W। या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। दिस इंप्लाइज, अगर ये सिचुएशन है इसका मतलब है कि S1 ही इस W को जनरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ G1। अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब ये है कि S2 ही इस W को जनरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ G2। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये W है दिस बिलोंग्स टू LG1, और इसका मतलब ये है कि ये जो W है बिलोंग्स टू LG2, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं LG1 और LG2, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि W बिलोंग्स टू LG1 यूनियन LG2, ठीक है। तो जो W हम लोग लेके चले थे ये W किसका था, LG3 का था मेंबर, और मिल रहा कहाँ LG1 LG2 में, यानी जो कुछ इस LG3 में है वो LG1 यूनियन LG2 में है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब सिंपल ये निकला कि ये जो LG3 है ये सबसेट है किसका,
G1 का यूनियन L G2 का। तो ये जो है ये हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, पहला वाला जो था हमारा वो प्रूफ हो गया। ठीक, अब हमें जस्ट उल्टा दूसरा वाला प्रूफ करना है, ये वाला। चलिए हम इसको लिख लेते हैं फिर से। जैसे हमें अब प्रूफ करना है L नाउ सो हमें ये दिखाना है कि L G1 जो है यूनियन L G2 ये जो सबसेट है L G3 का। ठीक है, अब ये हमें शो करना है जो ये दूसरा वाला था। ठीक, तो हम मान लीजिए लेट W बिलोंग्स टू L G1 यूनियन L G2, हम ये मान लेते हैं W इसमें है। तो अगर W इसमें है इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाइज W बिलोंग्स टू L G1 और W बिलोंग्स टू, दो के यूनियन में है तो या तो पहले में होगा या तो दूसरे में होगा। ठीक है, L G2 ये। ठीक, तो अगर W यहाँ पे है इसका मतलब है G1 में है, इसका मतलब है कि S1 से डेराइव हो रहा होगा। पहली वाली ग्रामर के स्टार्टिंग सिंबल से W डेराइव हो रहा होगा। अगर G2 में है तो इसका मतलब ये है कि दूसरी वाली ग्रामर के स्टार्टिंग सिंबल से W डिराइव हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इफ, इससे यहां पे दो केस बन रहा है। केस 1, इफ S1 derives W with the help of G1, और यहां केस 2 जो बन रहा है, केस 2 इफ S2 derives W with the help of G2, ये दो केस बन रहे हैं। अगर ये केस है तो S3 जो है किसको जनरेट करता है, इसका मतलब है कि S3 जनरेट करेगा किसको, S1 को, और S1 यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट कर रहा है किसको, S1 जनरेट कर रहा है किसको, W को। इसका मतलब ये हुआ कि S3 जो है ये किसको जनरेट कर रहा है, S3 जनरेट कर रहा है किसको, W को। और इसका मतलब ये हुआ कि S3 जो क्या करे, जनरेट कर दे S2 को, और S2 तो ऑलरेडी जनरेट कर ही रहा है W को। इसका मतलब ये हुआ कि S3 जनरेट कर रहा है किसको, W को। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब ये है कि W बिलोंग्स टू LG3, और अगर ये भी सिचुएशन है तब भी इसका मतलब ये है कि W बिलोंग्स टू LG3। तो हम कहाँ लेके चले थे, हमने वर्ड को माना था LG1 यूनियन LG2 में, और ये मिल रहा है कहाँ, LG3 में। इसका मतलब ये है कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब L G1 यूनियन LG2 जो है सबसेट होने लगे किसका, LG3 का। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। तो ये ट्रू सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला, 1 एंड 2 हमें मिला कि एक दो सेट हैं और दोनों एक दूसरे के सबसेट हो रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिला, LG3 इक्वल्स टू LG1 यूनियन LG2। इससे हम ये बोल सकते हैं कि फैमिली ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज जो है वो क्लोज्ड है अंडर यूनियन ऑपरेशन। और भी बाकी सारे जो हमने बताया, आप बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे इसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, बाकियों को भी आप लोग ट्राई करिएगा। अब ये तो बात हो गई कि कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके अंदर क्लोज्ड हैं। कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज हैं या कुछ ऐसे भी ऑपरेशंस हैं जहां पे क्लोज्ड नहीं है, जैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस
आर नॉट क्लोज्ड, ध्यान दीजिएगा इसके पहले वाला क्लोज्ड था और यहाँ पे हमने नॉट क्लोज्ड लिखा है, क्लोज्ड अंडर द फॉलोइंग ऑपरेशन, अंडर द फॉलोइंग ऑपरेशंस। और ये ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये काफी काम आ जाता है, अगर आपको केवल याद ही रहे तो वहां पे कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन या आपको प्रूफ नहीं करना है, जहां पे एमसीक्यू या आप कोई कंपटीशन में दे रहे हैं। पहला है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दो लैंग्वेजेज हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं, L1 और L2। तो इनका जो इंटरसेक्शन है, अगर हम बोलें कि L3 आ रहा है, तो अगर L1 L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं तो ये जो है नॉट नेसेसरीली अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। L3 जो है जरूरी नहीं है कि एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो, तो हम लोग बोलेंगे कि जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन के अंडर में क्लोज नहीं है। दूसरा है, और भी बहुत सारे हैं बट मैं यहाँ दो ही की चर्चा करूंगा क्योंकि दो ही मोस्ट फ्रीक्वेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों की चर्चा करनी क्यों जरूरी थी? इन दोनों की चर्चा करनी इसलिए जरूरी थी कि जो जब आप रेगुलर लैंग्वेजेस को पढ़ रहे थे या एनएफए डीएफए को पढ़ रहे थे, तो एनएफए और डीएफए जो थे वो इन दोनों के अंडर भी क्लोज थे। याद करिए, एक दो डीएफए का इंटरसेक्शन हम लोगों ने लिया था और वो डीएफए ही जनरेट हुआ था, और किसी डीएफए का कॉम्प्लीमेंट जिसमें हमने फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल से और नॉन फाइनल को फाइनल से रिप्लेस किया था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी था, वो डीएफए ही आया था। बट यहाँ पे अगर कोई लैंग्वेज है L1 जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो L1 का जो कॉम्प्लीमेंट है, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ये भी नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये इसके अंडर में क्लोज्ड नहीं है। किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट लिया है तो आप ये नहीं कह सकते कि जो रिजल्टिंग लैंग्वेज आई है वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ही है। तो इस तरीके से हम रेगुलर लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे, हमने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली पुश डाउन ऑटोमेटा स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आप जो भी बाकी प्रूफ्स रह गए हैं उनको आप खुद से करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पीडीए के साथ। तब तक के लिए